So students, welcome to exam vibes. Today we will be starting our new chapter, that is chemical bonding. So before knowing or going through the chapter, let's know what is bond, है ना? तो हम पहले ये सीखते हैं कि एक्चुअल में बॉन्ड होता क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं बीट आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी तरह की बात होती है, तो बॉन्ड इज जस्ट, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स इट इज जस्ट, ठीक है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसी पर्टिकुलर दो एटम के बीच में भी लग सकता है और आपस में दो मॉलिक्यूल के बीच में भी लग सकता है। तो ये जो आपका ये इमेजिनरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड का मतलब समझ में आया, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसके बाद से बुक में दे रखा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि बॉन्ड होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड हमारे पास कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो अगर बॉन्ड का क्लासिफिकेशन करें कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने तरह के बॉन्ड होते हैं अपने पास, तो मेजरली इनको क्लासिफाई किया गया है एज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, एंड वीक बॉन्ड। या फिर दूसरे टर्म्स में स्ट्रॉन्ग को ही दूसरा नाम दे रखा है इन्होंने, क्या? प्राइमरी बॉन्ड। और जो वीक बॉन्ड है इसका दूसरा टर्म क्या है? सेकेंडरी बॉन्ड। और थर्ड चीज जो आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, दैट इज कि हम इसी को इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड इज जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप इसे बोलो, और यहाँ पर आप इसे क्या बोलो? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको क्लियर करता हूँ ये है क्या। बॉन्ड दो तरह के होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या तो वीक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ही हम प्राइमरी बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, और वीक बॉन्ड को हम सेकेंडरी बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है, तो अब HCl के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, जैसे इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड या इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहीं पर अगर यहाँ पर दो HCl के मॉलिक्यूल रख दिए जाएं, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो अगर आपसे ये बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी एक चीजें हैं। अगर वीक बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्म का यूज हो, तो ये भी अपने आप में एक चीज है। क्लियर है? तो चलो, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपस में एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। हमें पता है कि जब एटम कंबाइन करते हैं, तो एटम के कंबाइन करने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि एलिमेंट, एटम बोलो आप या एलिमेंट बोलो, ये आपस में कंबाइन क्यों करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका, वो होगा टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए वो किसका फॉर्मेशन करता है? मॉलिक्यूल का। या कोई भी मॉलिक्यूल तभी रिएक्ट करता है, कोई भी एलिमेंट तभी रिएक्ट करता है जब उसे क्या बनाना होता है? मॉलिक्यूल, क्योंकि वहां पर उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये आगे हम कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे या आयनिक बॉन्ड में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो चीजें हैं। मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बता तो दिया, ठीक है, कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। अब वो चीज हम देख लेते हैं एक्चुअल में कि प्राइमरी बॉन्ड में कौन कौन आता है, सेकेंडरी बॉन्ड में कौन कौन आता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं फिर से वो सेम टॉपिक हम रिपीट करने जा रहे हैं, क्या? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं अपने पास। तो इधर अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी बॉन्ड, मैंने उनके जितने और नाम हो सकते थे वो सब आपको बता दिया। और दूसरा क्या होता है आपका? सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड में आपका आता है कौन कौन सा? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारे आपके क्या हो गए? प्राइमरी बॉन्ड। और सेकेंडरी बॉन्ड में आपका कौन कौन आता है? इसमें आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक आता है वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वेंडरवॉल बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी टाइप्स ऑफ बॉन्ड।
अब हमें इसी में एक एक करके पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड अपने सिलेबस में थोड़ा सा है, कोवेलेंट बॉन्ड को लेकर अलग अलग थ्योरी पढ़नी है, जैसे आप अभी पढ़ोगे आगे वस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सारी इनको लेकर पढ़ना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी थोड़ा सा जिक्र है, और उसके बाद से हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडर वाल बॉन्ड के बाद अपना चैप्टर हो जाएगा फिनिश। सो दिस इज होल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, है ना। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिल गया कि हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। प्राइमरी बॉन्ड के अंदर आपका आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, और सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडर वॉल बॉन्ड आपका आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड से, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। हम एक एक चीज करके इन डेप्थ में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड से, ठीक है, जिससे हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आयनिक बॉन्ड होता क्या है? तो आयनिक वर्ड से ही आपको क्या पता चल रहा है? आयंस। आयंस आपके दो तरह होते हैं, एक होते हैं कैटायंस और एक आपके क्या होते हैं? एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन क्या होते हैं? जिन पे नेगेटिव चार्ज। आप सबने पढ़ रखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हम आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? क्या? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। ऑपोजिटली चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव हो तो एक कैसा हो? नेगेटिव। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जब जब चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है तो वो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वहां पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ हम अट्रैक्शन ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब देखते हैं जरा ये बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि बॉन्ड एक्चुअल में बनता कैसे है। यहाँ पर अगर हम एक कंपाउंड की बात करें NaCl की, तो ये कैसे बना होगा ये आप ध्यान से देखिए। इसके लिए हमने सोडियम को लिया और किसे लिया? क्लोरीन को लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, आप सबने पढ़ रखा है। इसका कंफिग्रेशन होता है 2,8,1। वहीं पर क्लोरीन का कंफिग्रेशन है 2,8,7। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो सारे एटम या अपने आप को नोबेल गैस की तरह स्टेबल करना चाहते हैं, और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितना करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अपना ये क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो बन जाएगा Na+। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो सेम इलेक्ट्रॉन कौन जाके पकड़ लेगा? क्लोरीन आपका, क्योंकि उससे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन ले लेगा? क्लोरीन, और उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। तो अब आप बताओ, एक प्लस एक माइनस दोनों आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर फाइनली आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? NaCl। जरूरी है कि कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल बनेगा, और कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए किसी एलिमेंट के ऊपर या किसी आयन में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव होगा, तभी आपका कंपाउंड क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। तो इस तरीके से आपका आयनिक कंपाउंड क्या होता है? बनता है। अब यहाँ पर एक टर्म आपको और नया सुनने को मिलेगा, दैट इज लैटिस एनर्जी। जो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपके कैटायन और एनायन कंबाइन करते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए, तो इनके बीच में जब ये बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली अगर आप आयनिक कंपाउंड को तोड़ोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना एक मोल आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए या तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो अब हमारे पास टॉपिक क्या है? दैट इज लैटिस एनर्जी। ये क्या होता है इसे हम देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे बना ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी लैटिस एनर्जी की बात करते हैं, होता क्या है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released or required during formation or breakdown of 1 मोल आयनिक क्रिस्टल। यानी एक मोल आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए या तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है या रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ पर Na+ और
Cl माइनस मिल के कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंपाउंड बन रहा है ना। अगर ये 1 मोल कंपाउंड बना रहे, 1 मोल बोले तो कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए? 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो वहां पर 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन जाके हो जाएगा आपका, ठीक है। और 1 मोल NaCl बनाने के लिए यहाँ से जितनी एनर्जी रिलीज होगी, फिर से सुनिएगा, यहाँ से आपका जितना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। या फिर इसका उल्टा, इस NaCl के 1 मोल को तोड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, आयंस को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर एनर्जी क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। तो इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट करने के लिए, इसे भी आप क्या बोलोगे? लैटिस एनर्जी। क्लियर है? अब ये जो लैटिस एनर्जी है आपका, ठीक है, लैटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज के। चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। कंपाउंड के बनने में जनरली हम रिलीज्ड के टर्म में बात करते हैं, एब्जॉर्ब के टर्म में बात कम होती है, तो ये वाला टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही लैटिस एनर्जी आपका साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा, लेकिन साइज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना आपका क्या होगा? कम होगा। साफ शब्दों में बोला जाए तो लैटिस एनर्जी आपका, लैटिस एनर्जी आपका प्रोपोर्शनल है चार्ज बाई साइज के। यानी चार्ज बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, और अगर आप साइज बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? आपका घट जाएगा। ऐसा है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके हम फटाफट लैटिस एनर्जी पे देखते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड दिया गया NaCl, ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड है NaCl, देन वी हैव MgCl2, फिर है AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंपाउंड दे दिया गया NaCl, MgCl, AlCl3। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इनमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ, ठीक है, इन तीनों में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है। तो ध्यान से देखो Cl तो सबके पास कॉमन है और Cl पे चार्ज भी 1 माइनस होगा, ठीक है, तो इसे मत कंसीडर करो। आगे देखो सोडियम पे कितना चार्ज आता है? 1 प्लस। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आता है? 2 प्लस। कैसे आया? इसका कन्फिग्रेशन 2,8,1, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो 1 चार्ज आएगा। इसका कन्फिग्रेशन 2,8,2, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे 2 प्लस चार्ज आएगा। और एल्यूमिनियम का कन्फिग्रेशन होता है 2,8,3, तो उसे रिमूव करोगे तो 3 प्लस चार्ज आएगा। तो चार्ज सबसे ज्यादा किस पे है? एल्यूमिनियम पे। क्लोरीन को क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि एक क्लोरीन पे तो 1 माइनस चार्ज होगा, और तीनों जगह 1 1 माइनस चार्ज होगा ना, नंबर पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, चार्ज और साइज पे कर रहा है। और साइज देखा जाए, अगर आप साइज देखोगे तो भी सबसे छोटा साइज किसका होगा? एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, और फिर सोडियम का। और अगर चार्ज आप देख रहे हो तो वो तो आपको साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा चार्ज एल्यूमिनियम पर है, फिर मैग्नीशियम पर होगा, और सबसे कम चार्ज किस पर होगा? सोडियम पर होगा। तो इसका मतलब जो आपका ऑर्डर बनेगा वो होगा AlCl3, फिर होगा MgCl2, और फिर होगा आपका NaCl। ये ऑर्डर हो गया लैटिस एनर्जी का। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा AlCl3 के केस में, फिर MgCl2 के केस में, और फिर किसके केस में? NaCl के केस में। तो ऐसा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैटिस एनर्जी से बेस्ड कैसा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोवैलेंसी, जिसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में देखते हैं ये होता क्या है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। तो ये सिंपली लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूज्ड और gained by
एन एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे एल्यूमिनियम के केस में, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,3। अब ये नोबेल जैसा बनने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, Al3+। तो ऐसा करने के लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, एल्यूमिनियम के केस में 3 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप किसी और की बात करो, जैसे सल्फर की बात किया, कॉन्फ़िगरेशन है 16, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,6। अब इसको नोबेल गैस बनने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि 8 हो जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर 2 माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो सिंपली कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट या स्पीशीज कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है, वही क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा। अब जो थ्योरी के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं वो होते हैं क्या, अभी आपने पढ़ा आयनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आपका अच्छा टॉपिक बनेगा दैट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी क्या क्या चीजें फेवर करती हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, अगर आप चाहते हैं आयनिक बॉन्ड इजीली बन जाए या आयनिक कंपाउंड इजीली बन जाए, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले, ठीक है, होना क्या चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एटम के, ये उसका न्यूक्लियस है, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितना कम से कम आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा उतना अच्छा है, और उतनी इजीली कम एनर्जी में कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम। दूसरा, यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव में, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इस टर्म का मतलब क्या है, ये भी हम समझते हैं। हाई गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जैसे अगर आपका कोई कैटायन है, जैसे ये सोडियम था, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,1। तो सोडियम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो थी आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी कम एनर्जी में निकल जाएगा उतना अच्छा है, उतना फेवरेबल है कंपाउंड को बनने में। और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसके लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर रहा है उसे क्लोरीन लेगा, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतना अच्छा है, ठीक है, प्रोसेस उतना फेवरेबल होगा, उतना स्पॉन्टेनियस होगा। तो कोई भी जो हमारा एनायन है वो जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज करे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उतना इजीली बन जाएगा आयनिक बॉन्ड, है ना। तो ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन इज कि लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, ठीक है, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। अब इसका मतलब क्या, कंपाउंड बनते समय जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। कंपाउंड में लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा बनते समय, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। तो ये हो गया फेवरेबल कंडीशन आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज इट इज आपको क्या करना है, इसे याद करके रखना है। अब अपना अगला टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड या बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड या आप बॉन्ड कह लो, क्योंकि दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं इसमें। ध्यान से देखते चलो। पहला प्रॉपर्टी है कि आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि आयनिक बॉन्ड किधर बनेगा, ठीक है। जैसा अगर ये आपका Na+ है और यहाँ आपका Cl- है, तो ये बॉन्ड इधर 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 कहीं से भी कैटायन या एनायन एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। दूसरा, ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अभी आपको मैंने बताया था कि एक कैटायन या एनायन या चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के होने की वजह से, ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड, कैसा कंपाउंड, ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी हाई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, या तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिंस आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं नेचर में, इसीलिए, ठीक है, दस दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। देखो ये आपने पढ़ा होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड आपके पोलर ही होते हैं तो इसीलिए वो हमेशा कैसे कंपाउंड में घुलेंगे, कैसे सॉल्वेंट में घूमेंगे, जो पोलर हो। एग्जाम्पल के लिए वाटर हो गया, वाटर आपका क्या होता है, पोलर होता है। जैसे नमक आपने देखा तो नमक आपका आयनिक कंपाउंड है जो पानी में आसानी से घुल जाता है, क्यों, क्योंकि पानी भी पोलर है और आपका नमक भी क्या है, पोलर है, तो इसलिए दोनों आसानी से एक दूसरे से डिजोल्व हो जाएंगे। अब आप ये सोचो कि हम उसे पेट्रोल डीजल में नमक को डिजोल्व करें, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन पोलर लिक्विड है या सॉल्वेंट है। और जो आपका सॉल्ट है वो कैसा है, पोलर। तो क्योंकि नॉन पोलर कभी पोलर में या पोलर कभी नॉन पोलर में डिजोल्व भी नहीं होगा, तो वहां पर ये आपका एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। और फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या, कि आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसीलिए बैड कंडक्टर है, बट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट। अब इस टर्म का मतलब क्या है, अगर NaCl को ऐसे आप इसमें पूरा एक चम्मच नमक ले लो, उसमें करंट पास करो, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और हमें पता है करंट को कौन कैरी करता है, चार्ज। चार्ज आर द कैरियर्स ऑफ करंट। बट अगर आप इसे पानी में डालोगे तो अभी बताया ये वहां पर सोल्यूबल है, ये तुरंत Na+Cl- में टूट जाएगा। और अब Na+ पे भी चार्ज है, Cl- पे भी चार्ज है, तो बेसिकली दोनों ही करंट कैरी करने का काम करेंगे, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो जब तक कोई आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है वो बिल्कुल बैड कंडक्टर है, यानी बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और जैसे ही उसे आप पानी में डिजोल्व करते हो वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, ये चीजें हो गई। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, दैट इज बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। बॉर्न हैबर साइकिल, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ये है क्या, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट थोड़ा सा फिर भी हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये बॉर्न हैबर साइकिल होता क्या है। बॉर्न हैबर साइकिल ये हमें बताता है कि कंपाउंड कैसे बना, ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं साइकिल के थ्रू। जैसे अगर आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है यानी नमक बनाना है, तो सोडियम और क्लोरीन को मिला के आप क्या करते हो, पूरा का पूरा सॉल्ट बनाते हो, यहाँ पर जिसका नाम क्या है, NaCl, ठीक है। ये आप ऐसे ही बनाते हो, ठीक है। अब इसके पीछे क्या प्रोसेस लगी, ठीक है, वो हम एक एक करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करी जा रही है। जैसे सोडियम है, तो अब किसी भी कंपाउंड को आप आयनाइजेशन एनर्जी, अभी हमने देखा था कि सोडियम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी आप तभी किसी को देते हो जब वो गैसेस स्टेट में रहता है, और सोडियम कैसा है, सॉलिड। तो पहले सोडियम को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, सोडियम को गैसेस स्टेट में ले आओगे, और किसी एलिमेंट को गैसेस स्टेट में लाने के लिए जो हीट या एनर्जी दी जाती है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इतना एनर्जी देते ही, क्योंकि आपने एनर्जी दिया, तो ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, ठीक है, और डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये कैसा था आपका
ये आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जहां आपने एनर्जी दिया तो सोडियम सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ गया। उसके बाद से अब आप क्या करोगे, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। तो जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बन जाएगा Na+। ठीक है, और यहाँ पर जो आपने एनर्जी दिया उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है, ये आपने एनर्जी दिया, अब ये Na+ बन गया। तो ये अब तो रिएक्शन करने के लिए तैयार है, कंपाउंड बनाने के लिए तैयार है। बट अब हम एनायन को भी सुटेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें एक क्लोरीन चाहिए। ठीक है, तो एक क्लोरीन लेने के लिए यहाँ पर हम इसे, ये जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, इसे तोड़ेंगे दो टुकड़े में। तो यहाँ पर जो एनर्जी दी जाती है इसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, और क्योंकि ये एनर्जी देने पर क्लोरीन दो एटम में टूट जाएगा और हमें तो एक ही एटम का काम है, इसीलिए हम यहाँ पर वैल्यू कितनी रखेंगे, हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम हाफ वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये एनर्जी दो क्लोरीन में डिवाइड हो और हम केवल एक क्लोरीन को यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी भी हम आधी काउंट करेंगे ना। तो ये हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी भी आप दे रहे हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इसके लिए भी डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और सिमिलरली यहाँ पर भी आयनाइजेशन एनर्जी आपने दिया था तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब ये क्लोरीन के गैसियस एटम में टूट गया है। ठीक है, आपको एक का काम था वो आपने ले लिया है। अब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देकर क्लोराइड आयन बनाना है, एनायन बनाना है। तो आप इसे इलेक्ट्रॉन दोगे, तो जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे क्लोरीन को तो ये Cl- में कन्वर्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि आप क्लोरीन को दोगे तो यहाँ पर जो एनर्जी या एंथैल्पी लगती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यहाँ पर आपको एनर्जी बिल्कुल देनी नहीं पड़ेगी, उससे ज्यादा ये एनर्जी क्या करेगा, खुद रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा और ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो पूरे साइकिल में अभी आपको पहला एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिख रहा है, और वो कहाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब Na+ और Cl- आपस में रिएक्ट करके आपको NaCl देने के लिए तैयार है। और यहाँ आपको एक एनर्जी और दिखेगी जो अभी आपने पढ़ा था कि जब एक मोल एनायन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल या एक एटम को लेकर तो आप रिएक्शन करवा नहीं रहे हो, जब भी होगा तो एटलीस्ट एक मोल तो लोगे ना। तो एक मोल कैटायन और एक मोल एनायन को मिला के जब एक मोल आयनिक क्रिस्टल का आप बनाओगे, तो अभी मैंने बताया था कि कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर अभी कौन सी एनर्जी बाकी थी, दैट वाज लैटिस एनर्जी। और ये रिलीज होती है जब कंपाउंड बनता है, तो इसीलिए इसके लिए भी डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ना NaCl के बनने का, इसी को हम कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। अब आप यहाँ ध्यान से देखना कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी पूरा रिएक्शन करवाने के लिए टोटल कितना एनर्जी लगा, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो नेट चेंज इन एनर्जी, यानी मान लो कि रिएक्टेंट की कुछ डैश एनर्जी थी और प्रोडक्ट की कुछ और एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कितना घटा या बढ़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो चेंज इन एनर्जी देखने को मिला। तो आप सबको ऐड करते चले जाओ। जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इससे फिर उसके बाद से क्या लगा, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये लगा। उसके बाद से क्या लगा आपका, एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि आधा लगा है, अभी बताया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो आधा लगा है। फिर क्या लगा आपका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो पूरा लगा है एक एटम के लिए, है ना। और लास्ट में आपका क्या है, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो इतनी तरह की एनर्जी आपकी लगी। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है डेल्टा एच, रिएक्शन का जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और नहीं हुआ तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब नेगेटिव या पॉजिटिव है ये कैसे पता चलेगा, तो अभी आपने देखा सब्लिमेशन एनर्जी आपका कैसा होता था, ये पॉजिटिव, क्योंकि आप एनर्जी खुद देते थे। आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसा होता था, पॉजिटिव होता था। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कैसा था, एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी आपने खुद एनर्जी दिया था बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव था, जहां एनर्जी रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन देने के बाद। और लैटिस एनर्जी तो नेगेटिव था ही था आपका। तो अगर ये पॉजिटिव वाला ओवरऑल ज्यादा हुआ किससे, नेगेटिव वाले से, तब तो आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगा। और अगर नेगेटिव वाला आपका ज्यादा हुआ पॉजिटिव वाले से, तब
यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव वाला ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर नेगेटिव वाला ज़्यादा हुआ तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ से आप ये कंक्लूड कर दोगे। ऑल्दो ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। साइकिल आप याद रख सकते हो, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर और मेमोराइज देन यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया कि बॉन्ड क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी बॉन्ड क्या है, सेकेंडरी बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किस में होता है, ठीक है। प्राइमरी को ही हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और सेकेंडरी को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फिर हमने आयनिक बॉन्ड को बहुत डिटेल में पढ़ा, बनता कैसे है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, और फाइनली हमने बॉन्ड हैबर साइकिल पढ़ा। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और हम वहां डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को और उनसे रिलेटेड जो थ्योरीज है हम उसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर।